हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जो है अभी का, वो आपके 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत सारे कंपटीशन है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अभी साइंस टेक देख रहे थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी देख रहे थे, जिसमें बहुत सारा आयाम था। उसी आयाम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी हम लोग देखेंगे, जो हमारा पॉइंट हो जाता है, टाइम को ज़ाया ना किया जाए, है ना। कहता है कि इसे किस देश द्वारा समर्थित बताया गया है ना। आप पीछे को देखेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। तो ये हो जाता है चीन के द्वारा हो जाएगा। कहता है कि इसने किस देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कहता है कि इसने किस देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया है। तो ये हो जाएगा अमेरिका, यूएस। कहता है कि किसने भारत में पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने हेतु अग्रणी पहल की है जनवरी 2024 में। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत भी आई है। पूछा जाएगा कि किसने भारत में पहली बार मछली के मांस का, है ना, प्रयोगशाला में इसको विकसित करने का, बनाने की प्रक्रिया जो है या पहल जो है प्रारंभ किया गया है। तो ये हो जाता है आपके केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, CMFRI के द्वारा इसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मछली का मांस विकसित करने हेतु, है ना, मछली का मांस विकसित करने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, है ना। किस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा सेल कल्चर तकनीक हो जाता है, सेल कल्चर तकनीक हो जाएगा, है ना। देखिए लैब मीट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लैब ये मछली के मांस का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। उसकी भरपाई के लिए, उसकी पूर्ति के लिए अब लैब तकनीक के माध्यम से ही मीट और मछलियों का मांस बनाया जाएगा, है ना। तो वही कहता है कि मछली का मांस जो है विकसित करने है तो किस तकनीक का प्रयोग किया गया। तो ये हो जाता है सेल कल्चर तकनीक हो जाएगा, है ना। पूछा जा सकता है, सेल कल्चर तकनीक हो जाता है। यहाँ पे सेल कल्चर का मतलब क्या है, कोशिका संवर्धन किसकी तकनीक है ना, किसकी तकनीक हो जाती है। तो ये आपको जैव प्रौद्योगिकी की हो जाएगी, जैव प्रौद्योगिकी की। और यहाँ पे देखिए कहता है कि CMFRI की स्थापना कब किया गया, है ना, कब किया गया। तो इसकी स्थापना 1947 में हुआ था। 1947 में इसकी स्थापना किया गया था। CMFRI की जो स्थापना है 1947 में किया गया। इसके मुख्यालय हो सकता है आपसे पूछा जा सके, है ना, इसके मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसकी मुख्यालय कोची, केरल में हो जाता है ना, केरल में हो जाएगा इसके मुख्यालय जो है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसकी जगह हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल की शुरुआत की है ना। तो ये हो जाता है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, CTEP हो जाएगा। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल हो जाता है ना। कहता है कि CTEP का शुभारंभ कब किया गया। CTEP का शुभारंभ जो है कब किया गया। तो ये हो जाता है मई 2020 में, ठीक है, मई 2020 में हो जाता है। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पे कहता है कि किस कंपनी ने, कहता है किस कंपनी ने, है ना, किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल द्वारा समर्थित एक उपकरण रैबिट R1 विकसित किया है। रैबिट R1 जो है विकसित किया जनवरी 2024 में। इसका नाम देखिए रैबिट इंक हो जाएगा, है ना, रैबिट इंक हो जाता है। विश्व में पहली बार, प्रश्न है, विश्व में पहली बार किस जानवर के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गर्भाधान से उप प्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई है। जनवरी 2024 में किया गया, है ना। कहता है कि विश्व में पहली बार किस जानवर के, है ना, किस जानवर की कहता है। तो ये सफ़ेद गैंडा हो जाता है, सफ़ेद गैंडा। कहता है किस जानवर के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गर्भाधान से
उपप्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई है, और यह क्या हो जाएगा, सफ़ेद गैंडा हो जाता है ना, सफ़ेद गैंडा हो जाता है। इसी से उम्मीद बनता है बचाने का। अगला हमारा पॉइंट है, कहता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने, है ना, किस देश के वैज्ञानिकों ने इस विधि का उपयोग करके सफ़ेद गैंडे में सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की है ना। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कहता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने इस विधि का उपयोग करके सफ़ेद गैंडे में, है ना, सफ़ेद गैंडे में सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा किया है, तो ये जर्मनी हो जाएगा, है ना, ये जर्मनी हो जाता है। कहता है कि IUCN रेड लिस्ट में इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, IUCN रेड लिस्ट में इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, तो निकट संकटग्रस्त हो जाएगा, निकट संकटग्रस्त हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि अंतरिक्ष में अवस्थित किस वेधशाला द्वारा, यह इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में अवस्थित किस वेधशाला के द्वारा एक कृष्ण छिद्र से उत्सर्जित एक्सरे पोलराइजेशन को पहली बार मापा गया है, पहली बार मापा गया है, तो ये भारतीय वेधशाला एस्ट्रोसैट हो जाएगा, है ना, भारतीय वेधशाला क्या हो जाएगा, एस्ट्रोसैट हो जाता है। इस कृष्ण छिद्र का क्या नाम है ना, ब्लैक होल का क्या नाम हो जाता है, तो सिग्नस 10-1 हो जाएगा, है ना, सिग्नस 10-1 हो जाएगा। एस्ट्रोसैट को पृथ्वी की निचली कक्षा में कब स्थापित किया गया, है ना, कब स्थापित किया गया, तो ये देखिएगा, ये हो जाता है 2015 में, ठीक है, ये 2015 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टॉपिक था, है ना, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए पर्यावरण से जो प्रश्न है ये पूछे जाएंगे आपके लिए। हम लोग पर्यावरण इसके बाद देखते हैं। पर्यावरण करंट नोट्स, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, प्रदूषण एवं जैव मंडल आदि, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, है ना। साइंस टेक से प्रश्न पूछने की अगर हम लोग देखें, एक परंपरा जो अभी के समय में वर्तमान में बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, इसलिए किसी भी कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो साइंस की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। तो साइंस पढ़ने के बाद जब आप साइंस टेक करते हैं, जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसे प्रश्न है जो साइंस टेक का ही होता है, लेकिन पता चलता है कि साइंस का इस तरह से फील होता है। लेकिन करंट में अगर हम लोग देखें, साइंस टेक को पढ़ेंगे, जैसे BPSC में अगर बात करें, UPSC में देखें, तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये हो जाएगा हमारा, है ना, उत्तर प्रदेश में पहला, कहता है कि उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ प्रस्तावित किया गया। ऐसे प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत VVI हो जाता है, या बहुत VVI है। उत्तर प्रदेश में अगर एग्ज़ाम देना है ना, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत ऐसे, जैसे बिहार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग राज्यों से भी जो भी लगता है कि कुछ चर्चा में रहा है तो प्रश्न पूछा जाता है। तो हो सकता है ये प्रश्न जो है बहुत VVI है ना, बहुत VVI है। कहता है कि उत्तर प्रदेश में क्या पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ प्रस्तावित किया गया, है ना, तो ये हो जाता है गोंडा में प्रस्तावित किया गया। कहता है कि यह कछुआ संरक्षण किस नदी के किनारे स्थापित किया गया, तो यह जो नदी है यह सरयू नदी हो जाएगा, है ना, सरयू नदी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, कहता है कि इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है ना, कहता है कहाँ किया गया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 से 21 फरवरी 2024 को किया गया, और यह आपका पणजी गोवा में हो जाता है ना, पणजी गोवा में हो जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा, है ना, इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया,
तो विश्व बैंक और गोवा सरकार के द्वारा किया गया। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया, तो विश्व बैंक और गोवा सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गोवा सरकार ने विश्व बैंक की साझेदारी में किस सुविधा की घोषणा की है। गोवा सरकार ने विश्व बैंक की, है ना, गोवा सरकार ने विश्व बैंक की साझेदारी में किस सुविधा की घोषणा की है, तो ये मिश्रित वित्त पोषण सुविधा हो जाता है। मिश्रित वित्त पोषण सुविधा हो जाएगा। और भारत में पहली बार, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रश्न, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। कहता है कि भारत में पहली बार, ठीक है, बात जब पहली बार हो तो आपको याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। भारत में पहली बार स्थापित होने वाली इस सुविधा की क्या विशेषता है। यह विशेषता आपको जलवायु लचीलापन तथा कम कार्बन निवेश को सुविधाजनक बनाना हो जाएगा। जलवायु लचीलापन तथा कम कार्बन निवेश को सुविधाजनक बनाना ये हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा जंगली जानवरों की, है ना। कहता है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पार्टियों का 14वां सम्मेलन जो है CMS कॉप जो 14 है, कहाँ आयोजित किया गया, इसे तो याद ही रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कहता है कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पार्टियों का 14वां सम्मेलन जो है ना, 14वां सम्मेलन कहता है कि कहाँ किया गया। ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछिए, समरकंद में हो जाता है, उज्बेकिस्तान का, है ना, उज्बेकिस्तान का समरकंद में हो जाता है। इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है ना। इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है, तो प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, है ना। इसका जो आदर्श वाक्य है वो हो जाएगा प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, कहता है कि कोयला क्षेत्र से जुड़े, है ना, कहता है कोयला क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अपने उपयुक्त क्षेत्रों में किस विधि को अपनाया है ना, किस विधि को अपनाया है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कोयला क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने उपयुक्त क्षेत्रों में किस विधि को अपनाया है, तो ये देखिए 22 फरवरी 2024 को हो जाता है। यह हो जाएगा मियावाकी वृक्षारोपण विधि, है ना, मियावाकी वृक्षारोपण विधि हो जाएगा। यह किस देश की वृक्षारोपण विधि है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यह किस देश की वृक्षारोपण विधि हो जाएगा, तो यह वृक्षारोपण विधि जो है यह जापान का हो जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, जापान का है। कहता है कि यहाँ पे देखिए, कहता है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली पहली विकासशील देश की महिला कौन है। पहली विकासशील देश की महिला पूछता है कि पहली महिला कौन हो जाती है ना, पहली महिला कौन हो जाती है, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फरवरी 2024 में ये बनाया गया, गीता बत्रा हो जाती हैं ये, है ना, फरवरी 2024 में ये बनी, जिनका नाम है गीता बत्रा, भारत की हैं। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा कीरू हाइडल परियोजना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है। जो VVI है उसे याद रहना चाहिए, है ना, कॉमन प्रश्न हो जाएगा बाद में, यही सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कहता है हाल ही में खबरों में रहा कीरू हाइडल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये देखिए जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, फरवरी 2024 में मनाया गया। कीरू हाइडल परियोजना, कीरू हाइडल परियोजना जो है जम्मू कश्मीर की यह परियोजना है। कहते हैं यह किस नदी पर अवस्थित है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कीरू हाइडल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये नदी आपको चिनाब हो जाता है ना। और ये जो नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट है हाल ही में, है ना,
हाल ही में देखा गया नीलगिरी मार्टन भारत में किस क्षेत्र का स्थानिक है? फरवरी 2024 में कहता है कि हाल ही में देखा गया नीलगिरी मार्टन जो है किस क्षेत्र का स्थानिक है? तो ये फरवरी 2024 में पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ पर पाया जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ पर पाया जाता है? तो ये देखिएगा, अमेजन वर्षा वनों में, है ना, अमेजन वर्षा वनों में। ठीक है, यहीं पे यह दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप है ना, यहीं पे पाया गया है, जिसको अनाकोंडा बोलते हैं। आप अनाकोंडा मूवी भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि अमेजन वर्षा वन में, है ना, अमेजन वर्षा वन में पाए गए सांप की लंबाई कितनी है? जो मिला है वो 26 फीट हो जाता है ना। कितना हो जाएगा? तो 26 फीट हो जाएगा, 26 फीट हो जाता है ना। अमेजन वर्षा वन में, अमेजन जो है, आप उनके अमेजन के जंगल को आप जब देखेंगे ना, तो अमेजन के जंगल को कहा जाता है, यह ऑक्सीजन का फेफड़ा कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी जंगल से ऑक्सीजन का विकास होता है, विकसित होता है, इसीलिए उसे ऑक्सीजन का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन बेसिन, अमेजन वर्षा वन में पाए गए सांप की जो लंबाई है यह 26 फीट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ हो जाते हैं, है ना। जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। 22 फरवरी 2024 को किया गया, है ना, 22 फरवरी 2024 को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का विषय क्या है? विषय क्या है? और विषय भी पूछा जा सकता है, महासागरों में साझेदार, महासागरों में साझेदार सहयोग, तालमेल और विकास। महासागरों में साझेदार हो जाएगा, सहयोग, तालमेल और विकास हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये विशाखापत्तनम हो जाता है ना, ये हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि केरल सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष की, केरल सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु कितने रुपए की राशि आवंटित की है? फरवरी 2024 का कितने रुपए की राशि आवंटित की है? तो 50.85 करोड़ रुपए का हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर, कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को किस वर्ष तक आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन हेतु सीमा क्षेत्र का कार्यक्रम जो है किस वर्ष तक आगे जारी रखने की मंजूरी दी है? 21 फरवरी 2024 को, और यह हो जाएगा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल कितने परिव्यय को मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाएगा 4100 करोड़ रुपए हो जाते हैं, है ना, 4100 करोड़ रुपया हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पे, कहता है कि एनटीपीसी, है ना, यहाँ पे देखिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कार्य जो है कहाँ प्रारंभ हुआ? है ना, कहता है कहाँ प्रारंभ हुआ। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। कहता है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन जो है कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, राजस्थान में, है ना। 21 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यह कितने मेगावाट क्षमता का सौर परियोजना हो जाता है? यह कितने मेगावाट का? तो 70 मेगावाट हो जाता है ना, 70 मेगावाट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसमें 70 मेगावाट है। अगला पॉइंट है कि इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की,
एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता कितने मेगावाट की हो गई है? इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता कितने मेगावाट की हो गई है? तो 73,958 मेगावाट हो जाएगा। किस राज्य में एलिवेटेड रोड परियोजना को, कहता है किस राज्य में एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? 23 फरवरी 2024 हो जाएगा और ये असम हो जाता है। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में यह रोड बनाया जाएगा? यह रोड बनाया जाएगा तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व हो जाता है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, यह मंजूरी किसने दी है? यह मंजूरी किसने दी? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। यह मंजूरी किसने दी? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2003 में किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब किया गया? वर्ष 2003 में किया गया। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, कहता है कि मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो फरवरी 2024 में इसको शुरू किया गया और यह हिमाचल प्रदेश हो जाता है। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना जो है किस राज्य द्वारा इसको शुरू किया गया? फरवरी 2024 में, तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है कि इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान हेतु कितने समय तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान हेतु कितने समय तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? तो 2 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। किस टाइगर रिजर्व में बाघों को बचाने का संदेश देने वाले कुल मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया है ना? किस टाइगर रिजर्व में बाघों को बचाने का संदेश देने वाले कुल मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया? 16 से 20 फरवरी 2024 को यह किया जाता है। मेलाघाट टाइगर रिजर्व हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, किस देश में ज़ोंबी हिरन रोग, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI हो जाता है। कहता है किस देश में ज़ोंबी हिरन रोग यानी कि क्रॉनिक बस्टिंग रोग पाया गया फरवरी 2024 में? तो यह पाया गया अमेरिका में। पूछा जा सकता है कि यह रोग किसके कारण होता है? तो यह जो है प्रियन प्रोटीन के कारण हो जाता है ना, प्रियन प्रोटीन के कारण हो जाएगा। और किसने ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी किया है? तो यह जो जारी किया नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है ना, बहुत VVI है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है ना? इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? तो बंजर भूमि को उत्पादक कृषि वानिकी में बदलना, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस जो बिंदु है ना, ये हो जाएगा बंजर भूमि को उत्पादक कृषि वानिकी में बदलना। इस रिपोर्ट द्वारा किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना है ना? इस रिपोर्ट द्वारा किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना है? तो ये आपका हो जाता है 2030 तक, है ना। किस राज्य की सरकार ने TN शॉर्ट्स नामक नई योजना की घोषणा किया है ना। TN शोर नामक जो योजना है, तो ये योजना आपको तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया 19 फरवरी 2024 को किया जाता है ना। 19 फरवरी 2024 को किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला हमारा हो जाएगा पॉइंट में TN शोर योजना का मुख्य फोकस क्या है ना। तो मुख्य फोकस यहाँ पे कहता है ये हो जाएगा तटीय संसाधनों को पुनर्जीवित करना, है ना। तटीय संसाधन को क्या करना, पुनर्जीवित करना। और NTPC ग्रीन एनर्जी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है।
तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भारत ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने हेतु किस राज्य के साथ इसने साझेदारी किया, समझौता किया? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ, है ना। 20 फरवरी 2024 को भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन, है ना, हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका विशाखापत्तनम हो जाता है ना, विशाखापत्तनम में हो जाएगा। यह आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है पूछता है कि कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह आपका विशाखापत्तनम हो जाता है। इसे कितने एकड़, है ना, कहता है कि इसे कितने एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा? तो यह 1200 एकड़ हो जाता है, 1200 एकड़, ठीक है। किसकी नई प्रजाति, कहता है किसकी नई प्रजाति फ्लिप साइड बम्बुटूले की खोज की है, बम्बू टेल की खोज की है ना। कहता है कि किसकी नई प्रजाति, नई प्रजाति जब आए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। किसकी नई प्रजाति है फ्लिप साइड बम्बू टेल की खोज किया गया है? तो डैम सेल्फ फ्लाई हो जाएगा। फरवरी 2024 में इसको खोजा गया। इस प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? इस प्रजाति की खोज जो है कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में हो जाता है, केरल में, है ना। तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाता है। भारत में पहली बार स्पर विंग लैंप विंग पक्षी को कहाँ देखा गया? यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बीबीआई है, पूछा जा सकता है आपसे। भारत में पहली बार स्पर विंग लैंप विंग पक्षी को कहाँ देखा गया? तो वारंगल में देखा गया, तेलंगाना में वारंगल में देखा गया। सामान्यतः यह पक्षी कहाँ पाया जाता है? पूछता है कि सामान्यतः यह पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यह पक्षी जो है पाया जाता है ना। कहाँ पे? अफ्रीकी भूमध्य सागरीय जो आपका क्षेत्र है वहीं पर यह पक्षी पाया जाता है। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता किया, है ना। सह वित्त पोषण के लिए क्या किया? समझौता किया है। पूछता है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, यह प्रश्न आपसे हो सकता है पूछ दे। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता किया है? तो 19 फरवरी 2024 को हुआ और यह हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया है ना। नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया? यह आपके लिए बहुत बीबीआई है, याद रहना चाहिए। 17 से 19 फरवरी 2024 का इसका आयोजन किया गया, जिसका नाम है नागी पक्षी महोत्सव, है ना। नागी पक्षी महोत्सव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये बिहार में हुआ, जमुई में, है ना, बिहार के जमुई में हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि वन मित्र योजना की शुरुआत जो है ना, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वन मित्र योजना का जो प्रारंभ हुआ किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? और यह हुआ आपको 15 फरवरी 2024 को। वन मित्र योजना जो है यह हरियाणा के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इस योजना का जो उद्देश्य है ना, इस योजना का जो उद्देश्य हो जाता है वो हो जाएगा वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी, है ना। वृक्षारोपण में क्या है? सामुदायिक भागीदारी हो जाएगा। और यह वन मित्र योजना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस राज्य की है ना। तो ये राज्य आपको हरियाणा हो जाएगा। इसका उद्देश्य की बात करें तो वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना यह उद्देश्य हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि इस योजना के तहत, है ना, इस योजना के तहत पंजीकृत कराने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 1,80,000 से कम होना चाहिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के वैज्ञानिकों ने किसे लुप्त प्राय जीव मंडल क्षेत्र घोषित किया है? तो ये देखिए हिंदू कुश हिमालय हो जाता है,
इसी को लुप्तप्राय जीवमंडल घोषित किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा अगला पॉइंट है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा, है ना, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, है ना। 7 फरवरी 2024 को यह दिया जाता है ना। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार है नीमा शारिखनी को दिया गया, जो यूके के रहने वाले हैं, है ना, नीमा शारिखनी। और ये पूछा जा सकता है आपसे कि 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। यह इम्पोर्टेंट आपके लिए है ना। क्रम भी याद रखना जरूरी है। 23वां कहता है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है कहाँ किया गया। नई दिल्ली में होता है, 7 से 9 फरवरी 2024 को होता है। अगला देखिए, कहता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। किस देश ने, ठीक है, किस देश ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। किस देश ने लंबे समय से विदेशी कंपनियों द्वारा अपने जैविक संसाधनों के शोषण से त्रस्त होने के कारण नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है ना। किसको, तो नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किस देश ने लंबे समय से विदेशी कंपनियों द्वारा अपने जैविक संसाधनों के शोषण से त्रस्त होने के कारण नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया, तो ये हो जाता है कैमरून। कैमरून ने इसे अपनाया है, कैमरून, ठीक है। पूछा जा सकता है कि नागोया प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया, तो वर्ष 2010 में इसे अपनाया गया। इसे कब लागू किया गया, तो अक्टूबर 2014 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, अक्टूबर 2014 में इसे लागू किया गया। अगला पॉइंट है कि किस जगह से उड़ने वाले, है ना, किस जगह से उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई। डायनासोर के जीवाश्म की खोज किया गया और यह हुआ फरवरी 2024 में ऑयल ऑफ स्काई, स्कॉटलैंड में ही इसकी खोज की गई। इस नई खोजी गई प्रजाति का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा सियोप्टेस इवांसे हो जाएंगे। लगभग 600 वर्ष बाद किस द्वीप में विशाल कछुए की वापसी हुई है ना। लगभग 600 वर्षों बाद किस द्वीप में विशाल कछुए की वापसी हुई है, तो ये आपका मेडागास्कर द्वीप हो जाता है ना, मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस कछुए का क्या नाम है, ये पूछा जा सकता है। इस कछुए का क्या नाम है, तो एल्डाब्रा हो जाएगा, है ना, एल्डाब्रा नाम होता है इस कछुए का। यह किसके बाद दुनिया में कछुओं की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, तो गैलापागोस का यह हो जाता है प्रजाति। किस राज्य ने, पूछा जा सकता है, किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है 12 फरवरी 2024 को। इम्पोर्टेंट है ना। पूछा जा सकता है किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया, तो यह ओडिशा हो जाएगा। राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 का जो आयोजन है कहाँ किया गया, और इसका आयोजन 27 से 29 जनवरी 2024 को किया जाता है उड़ीसा में, है ना। और राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 का यह कौन सा संस्करण है, तो यह चौथा संस्करण हो जाता है ना, यह आपका चौथा संस्करण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में
डस्टेड अपोलो को, है ना, डस्टेड अपोलो को किस राज्य में पहली बार देखा गया? पूछा जाएगा कि हाल ही में डस्टेड अपोलो को पहली बार किस राज्य में देखा गया? तो चंबा में देखा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। डस्टेड अपोलो किसकी प्रजाति है? तो यह प्रजाति तितली का हो जाता है। डस्टेड अपोलो तितली की खोज कब की गई? तो यह वर्ष 1890 में इसकी खोज किया गया था। 1890 में इसकी खोज किया गया था। तो हम लोग यहीं पे इसको अभी रखते हैं, फिर अगला में हम लोग इसको समाप्त करेंगे और थोड़ा लंबा इसको लेकर के चलेंगे। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आपका, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस सेट भी बनाया करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा NCERT और SCERT का रिवाइज भी करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।